हेलो स्टूडेंट। तो डाइपोल मोमेंट का पार्ट 2 में आपको कुछ बच गया था, उसको पढ़ाना आज हमको। पार्ट 1 में आपने देखा दो चीज़ों के बारे में पढ़ा आपने, कैसे आपका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अफेक्ट करती है किसी भी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट को, और सिमेट्रिकल होने पे कैसे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता था। तो आज दूसरे पार्ट में चलते हैं हम लोग, ज्योमेट्री के दूसरे पार्ट में, और हम लोग पढ़ेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का। ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसमें हमें डाइपोल मोमेंट अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। अगर हम बेंजीन की बात करें तो हमारा बेंजीन प्लेनर मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ बेंजीन की अब बात करोगे तो बेंजीन का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है ना, बट अगर इस पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा दिए, सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद क्या होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट चेंज हो सकता है। आप देखो ये पोजीशन आर्थो कहलाता है, ये पोजीशन मेटा कहलाता है, और ये पोजीशन कहलाता है पैरा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ये सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पे भी हो सकता है। ये पोजीशन मेटा होता है, इसको मेटा पे भी हो सकता है। और तीसरा जो पोजीशन है दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन, यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो हम वन बाय वन तीनों को देखेंगे कि तीनों सिस्टम में कैसे हमारा आर्थो मेटा पैरा काम करता है, और बाई यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट हम सब डिटेल आपको बता देंगे यहाँ पे कि किस तरह से डाइपोल मोमेंट आर्थो का चेंज होगा, कैसे मेटा पे, कैसे पैरा पे। सबसे पहले आइए, एक फॉर्मूला है सिस्टम का, एक फॉर्मूले से निकलता है। तो इस फॉर्मूले को देखो, मान लो कोई दो एटम है, एक एटम x है, ठीक है, जो y से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं और क्लियर बताता हूँ। कोई सिस्टम, एक हम सिस्टम बनाते हैं जिसमें मान लो कि एक x सेंट्रल एटम है जो y ग्रुप से जुड़ा है, और दूसरा किससे जुड़ा है, z से। ये दो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब ये सेंट्रल एटम x है जो डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है। ट्राई एटॉमिक में क्या होता है, x सेंट्रल एटम होता है, बाकी y और z क्या है, सराउंडिंग एटम है जिससे x जुड़ा हुआ है। अब जब डाइपोल होगा तो एक इस डायरेक्शन में होगा आपका डाइपोल, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारा डाइपोल का मूवमेंट इस तरह से इधर जाएगा, और दूसरा इसमें अगर हम बात करें तो डाइपोल मूवमेंट इधर शिफ्ट होगा। इसको मान लेते हैं μ2 और इसको मान लेते हैं μ1। जो डाइपोल मूवमेंट है μ1 से, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, तो एक्स वाई के बीच में डाइपोल अगर μ1 है और एक्स जेड के बीच में अगर डाइपोल मूवमेंट क्या है आपका μ2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, देखो ये एंगल होगा, यहाँ से दोनों के बीच में एंगल थीटा है, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा दिस इज, ये आपका होगा म्यू आर मतलब रिजल्टेंट ऑफ μ1 प्लस μ2 के बीच का होगा। और जो यहाँ से यहाँ का एंगल है रिजल्टेंट, दैट इज कॉल्ड थीटा। ये भी जो एंगल है यहाँ से यहाँ, दैट इज ऑल्सो नोन एज थीटा। ये आपका एंगल है रिजल्टेंट और एक्स वाई के बीच में, रिजल्टेंट और एक्स जेड के बीच में। तो हमें देखना है कि थीटा से कैसे आपका बॉन्ड एंगल से कैसे आपका डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। क्योंकि जब ऑर्थो पे बनाइएगा तो कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल बनेगा, मेटा पे बनाइएगा तब भी कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल होगा, पैरा पे बनाइएगा तभी कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल होगा। तो हम देखेंगे डिफरेंट बॉन्ड एंगल में हम कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका देखो ये क्या था, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव, और ये भी क्या होता है, पार्शियल निगेटिव। तभी डाइपोल का डायरेक्शन हम ये दिखा सकते थे। ठीक है, तो x से z की तरफ μ2 है, x से y की तरफ μ1 है डाइपोल। तो टोटल जो रिजल्टेंट डाइपोल हुआ दैट इज म्यू आर, और ये निकलता है आपका फॉर्मूला म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट μ1 प्लस μ2 प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला है जहां पे थीटा आपका है एंगल बिटवीन द टू एटम। ठीक है ना, तो ये आपका इस फॉर्मूले से निकालना है हमको μ1 जहां पे एक्स वाई के बीच में, μ2 जहां पे वाई जेड के बीच में है, प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा के बराबर होता है हमारा डाइपोल। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करके डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। ये cos थीटा, थीटा जो है आपका एंगल है, आपको मैंने पीछे बताया था कि एंगल से कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल है दो एटम के बीच का। सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन, सिस्टमैटिकली हम सबको कैलकुलेट करते हैं कैसे होता है। अब मान लो इस केस में पर्टिकुलरली यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, देखो इसमें यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको, इसको मैं थोड़ा इधर स्लाइड कर सकता हूँ ना। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो थीटा है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि 0 डिग्री हो गया, मतलब कि दोनों डाइपोल एकदम लीनियरली एक तरफ ही मूव कर रहे हो, तो वहां पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब बॉन्ड एंगल 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने बताया था थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल होता है। अगर डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा
तो एंगल क्या होगा, घटेगा, और एंगल बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, घटेगा। तो जरा देखो बच्चों यहाँ पे अगर थीटा बराबर 0 हो गया तो हमारा म्यू आर जो आएगा, म्यू आर इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2, है ना। दोनों डायपोल क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे cos थीटा बराबर जब रखोगे 0 डिग्री तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू 1 प्लस म्यू 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम डायपोल आप ऑब्जर्व करने वाले हो। इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो एक कंडीशन है जब हमें मैक्सिमम डायपोल मिलेगा। अभी मैं एग्जाम्पल भी करके देता हूँ आपको कैसे। मैक्सिमम यहाँ पे आपका म्यू होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, व्हेन थीटा इक्वल टू 0। नाउ दूसरा केस ये है कि जब थीटा इक्वल टू 180 हो, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि दोनों जो डायपोल हो वो अपोजिट मूव कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और 180 होते ही आपका डायपोल क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थीटा 180 डिग्री होते ही जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो कैंसिल आउट होगा, मतलब म्यू 1 में से म्यू 1 क्या होगा, म्यू 1 माइनस म्यू 2 हो जाएगा। एक राइट हैंड साइड क्लिक करेगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, तो 180 होता ही आपका पूरा क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो आपका म्यू 1 माइनस म्यू 2 में चला आएगा। तो म्यू 1 माइनस म्यू 2 जब निकालोगे तो यहाँ पे आपका मिनिमम मिलेगा। नाउ म्यू आर इक्वल टू मिनिमम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा। तो इस केस में देखोगे एंगल बढ़ रहा है तो हमारा म्यू आर क्या हो रहा है, घट रहा है। एंगल घट रहा है तो म्यू आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो म्यू आर था वो मैक्सिमम था। हियर म्यू आर इज मैक्सिमम, यहाँ पे आपको मैक्स मिल रहा है। तो 1 बाय 1 पूरा सिस्टम देखिएगा आप लोग, हम आपको पूरा सिस्टम बता रहे हैं। थोड़ा सा 1 मिनट कट जा रहा है, मैं इसको छोटा कर लूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, अभी सही आ रहा होगा। सो आपने देखा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम डायपोल कब ऑब्जर्व हो रहा है, जब हमने देखा कि एंगल मिनिमम डायपोल मैक्सिमम। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि म्यू जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया था, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो आपका जो डायपोल मोमेंट है वो घटेगा। अब हम चलेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आर्थो पैरा सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में, ठीक है, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हमें पढ़ना था। सो लेट्स प्रोसीड 1 बाय 1। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास है डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में आर्थो मेटा पैरा हो सकता है। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे, जैसे आपने देखा था उसमें एल्कीन में दो केस थे, यहाँ भी क्या हो जाएंगे, दो केस हो जाएंगे। केस 1 ऐसा होगा जब दोनों ग्रुप क्या हो, सिमेट्रिकल हो, मतलब दोनों सेम ग्रुप लगे हों। बात समझ रहे हो, मतलब कि आपका जो ग्रुप लगा हो सेम हो और लीनियर मूवमेंट वाले हो, सिमेट्रिकल डाई सब्सटीट्यूटेड हो, ठीक है। व्हेन बोथ R1 इक्वल टू R2 आर सेम, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट जो लगाए थे वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, R1 इक्वल टू R2 सेम हो जाए। तो आपको यहाँ पे फिर से दो केस ऑब्जर्व होंगे। सबसे पहला टाइप ए, याद करिए आपको मैंने एल्कीन में पढ़ाया था टाइप 1, जब ग्रुप का मूवमेंट लीनियर हो, ठीक है, व्हेन ग्रुप हैव लीनियर मूवमेंट, ग्रुप्स हैव लीनियर मूवमेंट। ध्यान से देखते जाओ बच्चों, लीनियर मूवमेंट होगा ग्रुप का तब क्या होगा। अब लीनियर मूवमेंट वाले ग्रुप आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था एल्काइल ग्रुप होते हैं, मेथाइल होता है, साइनाइड होता है, और जितने भी हैलोजेंस हैं क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, सबका मूवमेंट क्या होता है, लीनियर। तो ऐसे केस में जब आप डायपोल मूवमेंट निकालने जाओगे आर्थो मेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड में, तो आप देखो ध्यान से, बॉन्ड एंगल क्या होगा, आर्थो मेटा पैरा पे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आप अच्छे से समझ पाओगे कि जब भी देखोगे डायपोल मूवमेंट 1 बाय 1 क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि अगर हम, पहले आप लोग एंगल देखो, अगर हम आर्थो सब्स्टिट्यूटेड लें, सपोज कर लो हमने दोनों ले लिया क्लोरो, ये भी क्लोरो है, ठीक है, दोनों क्लोरो लेते हैं, ये ऑर्थो का बॉन्ड एंगल ये है, दूसरा हमने ले लिया मेटा, बस देखते चलिएगा, ठीक, यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ पे Cl लगाया, ये हो गया हमारा मेटा। और तीसरा हमने ले लिया पैरा सब्स्टिट्यूटेड, ये Cl है, ये आपका हो गया पैरा सब्स्टिट्यूटेड Cl।
अब देखो सब में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो डाइपोल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ये पूरे रिंग पे कार्बन है और हम सब जानते हैं जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो जो डाइपोल का मोशन होगा वो बेटा ऐसे होगा, क्लोरीन से सॉरी कार्बन से क्लोरीन की तरफ, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल यहाँ आ रहा है, इसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा, फिर इसके बीच में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम रहेगा और सबसे ज़्यादा डाइपोल क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी डाइपोल नहीं, एंगल सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगा। एक दूसरे को जस्ट कैंसिल आउट करते हो, 180 कर रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब मॉलिक्यूल का लीनियर मूवमेंट होता है तो पैरा का म्यू हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसका म्यू 0 नहीं होता है, इसका भी म्यू 0 नहीं होगा। इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल है तो इनका म्यू 0 नहीं होगा, बट इन जो पैरा होता है उसका म्यू क्या हो जाता है, 0। तो चाहे हम पैरा पे मेथाइल लगाएं, साइनो लगाएं या हैलोजन लगाएं, पैरा वाले का 0 होगा। मतलब कि यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला मिलने वाला है वो आपका देखिए डाइपोल मोमेंट का क्या है, याद रखिएगा, म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा इज ग्रेटर देन म्यू पैरा विच इज इक्वल टू 0। पैरा तो 0 है ना, तो विच इज पैरा जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा जो पैरा ग्रुप का डाइपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, नाउ दिस इक्वल टू 0। तो आपका μ1 μ2 यहाँ सॉरी आर्थो मेटा का 0 नहीं है, बट पैरा का हमेशा क्या होगा, 0। तो ऑर्थो इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देख रहा है हमको, ऑर्थो का डाइपोल सबसे ज्यादा होगा, फिर मेटा का, बट पैरा का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रहे, अगर मेथाइल लगा है दोनों पे, या हैलोजन लगा है, या साइनाइड लगा है, तो आपको दिखाई देगा पैरा वाले का हमेशा 0 होगा। तो ऐसे सभी ग्रुप जिनका लीनियर मूवमेंट हो उनमें पैरा वालों को क्या होता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में पैरा का डाइपोल 0 हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट कैंसिलेशन ऑफ वेक्टर्स। दोनों वेक्टर क्या होते हैं, कंप्लीटली कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं। सो नाउ वी हैव दिस, ये बात समझ में आया सभी को, टाइप 1 में है। हमेशा टाइप 1 में आर्थो का मेटा से ज्यादा होगा, मेटा का पैरा से, और पैरा का हमेशा 0 के बराबर होगा। मतलब कि मेटा नॉन जीरो है क्योंकि 0 से ज्यादा है, आर्थो भी नॉन जीरो है क्योंकि 0 से ज्यादा है। तो जब भी 0 से ज्यादा होगा आपको कुछ ना कुछ डाइपोल ऑब्जर्व होगा। तो ये पहला केस है जहां पे लीनियर मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, लीनियर मूवमेंट। दूसरा टाइप 2 पे आ जाते हैं। टाइप 2 ये बोलता है कि ग्रुप तो सेम होंगे बट लीनियर मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, टाइप 2 ये बोलता है कि व्हेन R1 एंड R2 इज सेम, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो बट दोनों का मूवमेंट लीनियर ना हो। सो व्हेन R1 इक्वल टू R2 बट, मतलब R1 R2 डज नॉट नहीं इक्वल हो, मतलब सिमेट्रिकल है, दैट इज सिमेट्रिकल होगा, बट नॉन लीनियर मूवमेंट हो, नॉन लीनियर मूवमेंट। अब देखो लीनियर मूवमेंट और नॉन लीनियर मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जो ग्रुप प्लेनर होते हैं, प्लेन में होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लीनियर मूवमेंट वाले ग्रुप, और जो नॉन प्लेनर होते हैं या जिनका नॉन सिमेट्रिकल होता है उनको बोलते हैं नॉन लीनियर मूवमेंट वाले ग्रुप। तो देखो इसमें आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने आपको बताया था OH होता है, SH होता है, OCH3 होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एस्टर्स होते हैं, ये सब इसी में आते हैं नॉन लीनियर मूवमेंट वाले में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग केस आएगा, म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा विच इज ग्रेटर देन म्यू पैरा विच इज नॉट इक्वल टू 0। वहां पे पैरा इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे किसी का 0 नहीं होता, बट हाँ पैरा का सबसे कम होता है। ठीक है, पैरा का क्या होगा, सबसे कम। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे, हम सब ने जानते हैं कि OH के पास, अगर मान लो OH में लगाता हूँ यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पैरा पे, तो देखो बच्चों OH के पास, OH का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, है ना, OH का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर। तो अगर हम यहाँ पे डाइपोल का दिखाएंगे मूवमेंट, तो लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये लोन पेयर इधर, और आपका ये डाइपोल इधर से इधर जाएगा और इधर से डाइपोल इधर आएगा।
हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, लोन पेयर बाहर की तरफ। ये एंगल सबसे कम है आर्थो पे। फिर दूसरा आ जाइए मेटा पे, एंगल बढ़ेगा, मोशन तो सब वही रहेंगे बट एंगल बढ़ जाएगा। और एंगल बढ़ने से हम सब ने पढ़ा था कि अगर एंगल बढ़ेगा तो आपका डाइपोल क्या होगा, घटेगा। एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल घटेगा। तो यहाँ भी जो डाइपोल का मोशन होगा वो यहाँ से यहाँ, फिर लोन पेयर इधर से इधर, लोन पेयर इधर से इधर, हाइड्रोजन का लोन इधर से इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा और ये इस साइड आएगा। बट एंगल यहाँ पे थीटा का हो गया ज़्यादा हो गया आर्थो से, इसीलिए आर्थो क्या होगा, मेटा से ज़्यादा। अब अगर हम पैरा पे चलें तो पैरा पे देखिए क्या है, डाइपोल जीरो नहीं हुआ। उसका रीजन क्या था, नॉन लीनियर मोशन की वजह से। जो ग्रुप लगे हुए हैं इनका मोशन कैसा हो गया, नॉन लीनियर। तो जब भी ग्रुप का मोशन नॉन लीनियर होगा, वी ऑल नो कि डाइपोल जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जब आप मूवमेंट दिखाओगे इस सिस्टम में, तो यहाँ से इसका इधर आएगा, इसका इधर जाएगा, लोन पर इधर जा रहा है, लोन पर इधर जा रहा है। सिमिलरली ये तो नीचे आ रहा है बट इसका लोन पे इधर गया, इसका लोन पे इधर गया, हाइड्रोजन से इधर आया, तो सब एग्जैक्ट बैलेंस नहीं हुए, तो इसका म्यू जीरो नहीं हुआ। यहाँ पे म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। बट क्योंकि एंगल ज़्यादा है तो यहाँ पे डाइपोल कम होगा। कैंसिलेशन तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये देखो ये कैंसिल कर रहा है, ये दोनों डाइपोल आपस में कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों में कोई कैंसिलेशन नहीं है, तो इसका डाइपोल सबसे कम हो जाता है। तो जब नॉन लीनियर मूवमेंट ऑफ द ग्रुप लगाओगे, इनमें से किसी को चाहे SH लगाऊं, OCH लगाऊं या COR लगाऊं, आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए किसका डाइपोल जीरो होगा और किसका डाइपोल जीरो नहीं होगा। ये आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में था। अब आपको क्वेश्चन, एक और केस है, ये सिमेट्रिकल में था। देखो मैंने आपको कहाँ बताया, सिमेट्रिकल। केस 1 क्या है, जब हमारा बेंजीन क्या हो, सिमेट्रिकल हो, व्हेन बोथ R1 R2 इक्वल आर सेम, मतलब कि सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए। केस 1 किसके लिए था, सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए था, जब R1 R2 इक्वल टू सेम हो। अब हम लोग चलेंगे R1 R2 जब सेम ना हो, तो नेक्स्ट हमारा है केस 2। केस 2 व्हेन R1 does not equal to R2, that is unsymmetrical group, है ना, that is unsymmetrical group, अनसिमेट्रिकल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो अनसिमेट्रिकल ग्रुप होते हुए यहाँ पे भी दो केसेस आते हैं, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 को अच्छे समझिएगा, टाइप 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टाइप 1 में या तो दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या तो दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मतलब या तो दोनों अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हो या तो दोनों सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं व्हेन both groups are either electron donating group और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो दोनों डोनेटिंग हो या तो दोनों विड्रॉइंग हो। उस केस में आपको म्यू ऑर्थो इज ग्रेटर देन म्यू मेटा इज ग्रेटर देन म्यू पैरा मिलेगा, बिकॉज ऑफ एंगल फैक्टर। ये बॉन्ड एंगल की वजह से आपको मिलेगा, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल फैक्टर। ये जो केस आप देख रहे हो ये बॉन्ड एंगल की वजह से आपको मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपने लगाया डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, या दोनों विड्रॉइंग, हमने इधर भी NO2 लगा दिया, यहाँ भी NO2 लगा दिया, ठीक। दूसरा मैंने यहाँ भी NO2 लगा दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और मेटा पे लगा दिया, तो दोनों में डाइपोल क्या होगा, एक ही साइड खींचा जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हमने NO2 लगा दिया और यहाँ भी NO2। अब देखो इसका जीरो नहीं होगा क्योंकि NO2 का शेप लीनियर नहीं है, NO2 ऐसा होता है, ठीक है ना। NO2 के पास यहाँ भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर होता है, तो लीनियर मूवमेंट नहीं करता है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, नहीं NO2 तो प्लेनर होता है, NO2 नहीं लगा सकते, NO2 प्लेनर हो जाता है। तो NO2 या कोई और, एक्चुअली NO2 sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड सिस्टम प्लेनर होते हैं, तो प्लेनर में डाइपोल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं ले सकते इस सिस्टम को, हमें दूसरा सिस्टम लेना पड़ेगा, कोई और जो प्लेनर ना होता, ठीक है ना, जो प्लेनर ना हो। जैसे OH था, OH का तो हमने देख ही लिया, OH दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो जैसे आप मान लो यहाँ पे एक ले लिया मेथाइल, एक ले लिया C2H5OH, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ले लिया मेथाइल, यहाँ ले लिया C2H5
OH, अलग अलग ग्रुप है, सेम नहीं होना चाहिए। CH3 C2H5 C2H5 OH नहीं लिख सकते, कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट बस। फॉर्मूला में मतलब हमें CH2OH लिखना है यहाँ पे, तो मैं C2H5 लिख दे रहा हूँ। CH2OH ले लिया यहाँ पे, CH2OH ले लिया यहाँ पे, CH2OH ले लिया यहाँ पे। तो आपको इस केस में भी क्या मिलेगा, इट हैज़ मोर डाइपोल, इट हैज़ मोर डाइपोल। आर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का और फिर पैरा का। तो जब दोनों ग्रुप सेम ना हो, सिमेट्रिकल ना हो, बट दोनों एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए, ऐसे केस में आपको क्या देखना है, दैट इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल सी कि आर्थो का ज़्यादा होगा मेटा से, मेटा का ज़्यादा होगा पैरा से। तो आगे इसके बाद क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें हमेशा आपको ये केस मिलेगा, बस याद रखिएगा, आर्थो मेटा पैरा। टाइप 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका टाइप 2। टाइप 2 में ये बोलता है कि व्हेन R1 डज नॉट इक्वल टू R2, मतलब दो ग्रुप जो लगाएंगे दोनों इक्वल ना हो, बट वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग and another one is electron withdrawing and another one is electron withdrawing, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो दोनों डाइपोल एक साइड भाग जाएंगे, भागेंगे नहीं भागेंगे। उस केस में आपको दिखाई देगा म्यू पैरा इज, सॉरी म्यू ऑर्थो इज, यहाँ पे इसको घटाएं दो, म्यू पैरा इज मोर देन म्यू ऑर्थो विच इज मोर देन म्यू मेटा। ये आपको अच्छे से देखना है यहाँ सबसे ज्यादा क्यों हुआ, ठीक है। म्यू पैरा मैक्सिमम क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से म्यू पैरा का सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे डाइपोल क्या होंगे, यूनिडायरेक्शनल एक ही साइड में मूव करने लगेंगे, और जब एक ही साइड में मूव करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा डाइपोल ऑब्जर्व उसी केस में होगा, ठीक है ना, उसी केस में सबसे ज्यादा डाइपोल ऑब्जर्व होगा। तो हम देखेंगे कि जब दोनों एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हो और एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो पैरा का डाइपोल क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये गलत बता दिया, सॉरी, ये यहाँ थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गया, ये मेटा फिर आर्थो, क्योंकि सेम साइड है ना, तो एंगल के साथ क्या होगा, एंगल कोइंसाइड करेगा, कई साइड करेगा, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, रिवर्स। म्यू पैरा इज ग्रेटर देन म्यू मेटा विच इज ग्रेटर देन म्यू ऑर्थो। उसका वजह क्या है, जरा इधर देखिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे उठा दे रहा हूँ, एक मिथाइल लगा हुआ, एक पे मिथाइल लगा हुआ एक साइड और एक साइड नाइट्रो लगा हुआ, दिस इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। दूसरा ये आपका हो गया नाइट्रो मेटा पे और यहाँ पे हो गया मिथाइल यहाँ पे, ठीक है। और आखिरी जो है वो लास्ट वाला आर्थो वाला। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम डाइपोल का डायरेक्शन बताएं बच्चों, हम लोग डाइपोल का डायरेक्शन बताएं, तो डाइपोल का डायरेक्शन बताते समय आपको देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर मूव कर रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि दोनों एक ही साइड चले गए तो थीटा क्या होगा, 0। अपोजिट होता तब 180 होता ना, एक ही डायरेक्शन में चले गए तो इनमें डायहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको म्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और इस कंपाउंड को जो म्यू है वो दिया गया है म्यू इक्वल टू 1.90, ठीक है, ये इसका डाइपोल है 1.90। और यहाँ पे देखो ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, एंगल थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्रीज, थीटा क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो उसका डाइपोल भी डिक्रीज होता है। इसका म्यू इक्वल टू होता है 1.85 डिवाई, इसका 1.90 डिवाई होता है, ठीक है, 1.90 डिवाई होता है, इसका 1.8 के अराउंड होता है, 1.8 के अराउंड, ठीक है, तो 1.8 डिवाई के अराउंड होता है। और इसका जो थीटा देखोगे तो आपका थीटा यहाँ पे क्या हो गया, सर्टेन एंगल आ गया। तो यहाँ पे आपको एंगल जब आएगा तब क्या देखने मिलेगा कि नाउ वी हैव म्यू ओनली 1.30 डिवाई। आर्थो वाले पे 1.30 डिवाई आता है, इस वाले पे 1.8 डिवाई आता है और इस पे 1.9 डिवाई आता है। तो पैरा, मेटा एंड देन आर्थो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दोनों मूवमेंट है एक ही डायरेक्शन में है, यूनिडायरेक्शनल है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सेम डायरेक्शन में जाने पे ऐड हो जाती हैं, और जब ऐड हो जाएंगी तो एंगल अपने आप वहाँ क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो आप देखोगे एंगल घटेगा, एंगल मिनिमम होगा तो डाइपोल मैक्सिमम होगा। तो जब एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग लगा रहेगा तो आपको ऐसा डाइपोल दिखाई देगा
इस तरीके से आप डाइपोल ऑब्जर्व कर पाओगे। तो आप सभी को दिखाई दिया, ये सभी लोग को दिखाई दे रहा है। एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करने की बारी है। आपको समझ में आ गया ना, जब एक डोनेटिंग एक विड्रॉइंग लगा होगा तो पैरा वाले का सबसे ज़्यादा होगा। जैसे वहाँ आया था, वहाँ भी सेम केस था, ट्रांस वाले का सिस वाले से ज़्यादा हो गया था जियोमेट्रिकल आइसोमर में, ज़्यादा हो जाता है आर्थो और मेटा वाले से, क्योंकि सारी वेक्टर क्या होती है एक ही साइड में जाके ऐड हो जाती हैं, और जब ऐड होगी तो डाइपोल अपने आप बढ़ेगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इनमें से कितने के पास म्यू 0 नहीं है, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, आप देखिएगा और बताइएगा 1 बाय 1। सबसे पहला है हमारा 1,4-डाइमेथाइल बेंजीन। नेक्स्ट है, जो जो नहीं होगा उसका नीचे नंबरिंग करिएगा कि A B C D, इस A है ये B हो गया, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट है हमारा सिस्टम, दैट इज साइनो, इसके बारे में। देन नेक्स्ट है हमारा सिस्टम दैट इज SH, और यहाँ भी SH, इसके में। एंड लास्ट सिस्टम है हमारे पास Cl और Cl। तो आपके पास ये टोटल 5 सिस्टम है, इन पांचों में किसका किसका डाइपोल 0 नहीं है, पहले तो ये बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग म्यू वैल्यूज, म्यू के घटते हुए, मतलब डाइपोल मोमेंट के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है, ठीक है। 3 सिस्टम में यहाँ पे आपको दे रहा हूं उसके लिए। एक हमारा हो गया सिस्टम आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ये आपके पास 3 सिस्टम है बच्चों। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया है, उसको भी आंसर करेंगे। तो चलो सभी लोग बताओ जरा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा। तो देखो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि जिनका जिनका लीनियर मूवमेंट होगा उनके पैरा का डाइपोल 0 होता है ना। जिनका जिनका मूवमेंट लीनियर होगा उनके पैरा का डाइपोल 0 होता है। तो 0 वाले ये हो गए, इसका म्यू क्या होगा 0 होगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा, आपने देखा था इसका डाइपोल 0 नहीं होता है। साइनाइड भी लीनियर मूवमेंट वाला है तो इसका भी म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। SH का म्यू 0 नहीं होगा, है ना। डज नॉट, Cl का भी म्यू बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 किसमें है, सिर्फ 2 में। एक हमारा हो गया OH वाला जिसमें म्यू 0 नहीं है, और दूसरा SH वाला। ये 2 कंपाउंड जिनका डाइपोल 0 नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज B and D, these two system does not have zero dipole moment, इनमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ डाइपोल आएगा। बाकी आप देखोगे पहला, तीसरा और पांचवा, इन सब में तीनों का लीनियर मूवमेंट था, और लीनियर मूवमेंट होने से डाइपोल क्या होता है कैंसिल आउट, और जिसकी वजह से पैरा पे 0 मिलता है ना। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया, इसका आंसर सब लोग लगा दोगे। सब जिसका इसका सही है बहुत अच्छा, जिनका गलत हुआ वो लोग कॉन्सेप्ट को समझो, लीनियर और नॉन लीनियर मूवमेंट पहले समझने का प्रयास करो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन करना क्या होगा आसान हो जाएगा। ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन करो तो। चलो दूसरे का आंसर सभी लोग बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। दूसरे का आंसर देखते हैं क्या क्या किसका किसका है। हाँ जी, दूसरे का आंसर कौन कौन क्या क्या बता रहा है। देखो यहाँ पे Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नाइट्रो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एंगल बढ़ रहेगा, डाइपोल घट रहा होगा। देखो ये अपवर्ड खींचेगा, ये डाउनवर्ड, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा आर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का, क्योंकि यहाँ पे
थीटा मिनिमम है, थीटा मिनिमम है, यहाँ पे थीटा मैक्सिमम है, तो जहाँ पे थीटा मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पर डाइपोल जीरो हो जाता है। बट यहाँ जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि मूवमेंट NO2 का लीनियर ग्रुप करेगा नहीं। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसका होगा, आर्थो, देन मेटा, देन पैरा। सो नाउ वी हैव अ क्लियर कट कॉन्सेप्ट अबाउट डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मैंने आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का पूरा बढ़ा दिया। अब आपको जो पढ़ाना है वो है तीसरा इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर? जिसका क्लियर हो जल्दी से हैंड रेज कर लो। और इसको बेटा अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाना और इस नोट्स को याद रखना अच्छे से, डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है और हर एक बात, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी कराना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके लिए आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। या तो पूछे किसका जीरो है, या तो पूछे किसका जीरो नहीं है। ऑप्शन में A B B C C D A D और से कुछ भी दे देगा, आपको बस पता होना चाहिए ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, आप आंसर कर ले जाओगे। ठीक है, सो दिस इज द अरेंज फॉलोइंग इन, ये भी हो गया। नाउ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रो, देखो थीटा का वैल्यू से हमने बता दिया आपको, मैंने ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, थीटा ऑफ द मॉलिक्यूल। अब लास्ट जो फैक्टर बचा था दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है ना, एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट देखना है। तो लास्ट एप्लीकेशन जो हमारा दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से म्यू पे क्या फर्क पड़ता है, ये अब हम लोग सीखने जाने वाले हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने से क्या फर्क पड़ेगा डाइपोल मोमेंट पे, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप लोग बताओ जरा। तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज सिखाया था कि किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही है। ये डिफरेंस जितना हाई होगा डाइपोल उतना ज्यादा आएगा। तो इफ डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम, डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो म्यू भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर देगा, है ना। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर, डाइपोल मोमेंट इज हायर। बट एक बात और अच्छे से जान लो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस करने जाओगे ना तो बॉन्ड लेंथ का भी रोल आएगा और कुछ सिस्टम में आपको एक्सेप्शनल मिलेगा और वहां आपको पहचानना पड़ेगा एक्सेप्शन क्यों हुआ। तो जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जरा इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अभी कोरिलेट करूंगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट सेम टाइम यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलैरिटी के। पोलैरिटी बोले तो Q, Q बोले तो चार्ज, बॉन्ड लेंथ बोले तो L, L या D, है ना, लेंथ या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और हमने क्या देखा था कि हमारा जो म्यू होता है, म्यू ये दोनों पे डिपेंड करता है, Q पे भी डिपेंड करता है और L पे भी, यही तो फॉर्मूला है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दोनों अफेक्ट होते हैं। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उनका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहां पे बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है। सो आप इस फॉर्मूले को तो सबसे पहले दिमाग में उतार लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड लेंथ मतलब L को कैसे अफेक्ट करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Q को कैसे अफेक्ट करता है, और L और Q दोनों म्यू डिसाइड करते हैं। तो मतलब कि दोनों का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। अब किसी किसी सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करता है और कहीं कहीं आपको बॉन्ड लेंथ डोमिनेट करेगा। तो मैं दोनों का आपको क्लियर कट आइडिया दूंगा कि किस केस में बॉन्ड लेंथ का इंपॉर्टेंस ज्यादा है और किस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोनों का काम करते हुए वन बाय वन चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हुआ तो पोलैरिटी बढ़ेगी, डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। मतलब डेल्टा एन जो है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन, डेल्टा ई एन का मतलब डिफरेंस हो गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना हाई पोलैरिटी होगा, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो इसी की वजह से HF मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। फिर आपका वाटर का होता है, देन आपका वाटर का होता है, और सबसे कम किसका होता है, अमोनिया का होता है, अमोनिया का। और हम सबको पता है मेथेन का तो जीरो ही होता है क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया।
तो यहाँ सब में पोलैरिटी है, इन सब में क्या होता है, पोलैरिटी होता है, बट द मैक्सिमम डिफरेंस ऑब्जर्व इन HF मॉलिक्यूल एंड दैट इज व्हाई HF हैव हाईएस्ट डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से आपको सबसे पहले देखने मिलेगा कि डाइपोल ऐसे काम करता है। क्लियर है पहला पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चेंज होने से। अब हमको वन बाय वन देखना है कि किस तरह से डाइपोल चेंज हो रहा है अगर हम सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ला रहे हैं। जैसे मान लो टॉप टू बॉटम जाने पर हैलोजनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है ना। तो वन बाय वन चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे फर्क पड़ता है। ये बात बताओ, पहला वाला बात सभी को समझ में आया? ये जो मैं बताया वो क्लियर है सभी को? बस एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। ये देख लो अच्छे से, ये बात यहां तक क्लियर है ना। अब इंपॉर्टेंट चीजों पे मैं आ रहा हूं वन बाय वन। किसी को दिक्कत? हाँ कमेंट सेक्शन करो, कमेंट में देख रहा हूं, जिसको जो भी दिक्कत हो पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां चलो चलते हैं आगे। अब आप सीखोगे कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले बच्चों चलो बताते हैं कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर हम किसी कार्बन को हैलोजन से बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड क्या होगा। अगर मान लो X बराबर आयोडीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, तो सबसे ज्यादा लेंथ लॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन या कार्बन फ्लोरीन, किसका होगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, ठीक है ना, पहले बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा कार्बन आयोडीन का, फिर उसके बाद होगा कार्बन ब्रोमीन का लेंथ, देन उसके बाद होगा कार्बन क्लोरीन का, और सबसे छोटा होगा कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ हमें जो डाइपोल मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड ना, यहां पे हम क्या लिखेंगे, म्यू एक्सपेक्टेड, ये होना चाहिए था म्यू एक्सपेक्टेड। जो हमें लग रहा था कि अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ तो यही होना चाहिए था, है ना। फ्लोरो वाले का क्या होता, कार्बन फ्लोरो वाले का मैक्सिमम CF का मैक्सिमम होता, फिर कार्बन क्लोरीन का होता CCl का, एंड देन होना चाहिए था CBr का, बट CI का लास्ट में। ठीक, ये होना चाहिए था, ये हमें एक्सपेक्टेड था कि अगर बॉन्ड लेंथ ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो पक्का हमारा डाइपोल ये ऑर्डर फॉलो करेगा। दिस इज एक्सपेक्टेड, बट एक्सपेक्टेड जो होता है वो हमेशा होता है नहीं, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये डाइपोल फॉलो ही नहीं होता। नाउ देखो म्यू एक्चुअल क्या है। म्यू एक्चुअल जो यहाँ पे आया है उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। सबसे ज्यादा आया है कार्बन क्लोरीन का, CCl इज मोर देन CF which is more than CBr, एंड सबसे लास्ट में जो गया है वो है आपका CI का। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके क्या हो गया, अगेंस्ट चला गया। हम जो चाह रहे थे वैसा हमें मिला नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है। अब गड़बड़ जो है उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब कि हम जो चाह रहे थे ये हो, बट दिस इज नॉट अप्लीकेबल, दिस इज अप्लीकेबल, है ना। आपका क्लोरो वाले का डाइपोल मोमेंट फ्लोरो वाले से ज्यादा हो जाता है। अब हमें बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा ऐसा आखिर हुआ ही क्यों, भाई ऐसा क्या दिक्कत है इसको, ऐसा नहीं होता तो क्या दिक्कत हो जाता, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बच्चों, ये दोनों नॉर्मल हैं, इन दोनों में कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, हमें केवल एक्सप्लेनेशन यहाँ चाहिए ना। ये दोनों नॉर्मल है, जहां होना चाहिए था वहीं है। हमें जो एक्सेप्शन आया इन दोनों में आया है ना, ये जो एक्सेप्शन आया इन्हीं दोनों में आया है, बाकी किसी में एक्सेप्शन है नहीं, वो नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं डेटा दे रहा हूँ किसका कितना डाइपोल मोमेंट, डेटा लिख के लाया हूँ, जस्ट ए मिनट। जो आपका म्यू का वैल्यू है, कार्बन फ्लोरीन का 1.94, इसका जो डाइपोल मोमेंट है 1.94 है, इसका 1.82 है, 1.82, फिर 1.79 और 1.64 है। ठीक है, 64, ये इन सबका डाइपोल मोमेंट है, सबका यूनिट डिवाइड होता है। अब देखो इसका 94 हो गया। अब 94 कैसे हुआ ये समझो। अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, अभी मैंने आपको बताया था दो चीज, कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और दूसरा बॉन्ड लेंथ का। तो अगर हम बात करें, वो दोनों का छोड़ दो, उनकी बात नहीं करेंगे, तो नॉर्मल है। इनका हम अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 3.5 है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो 4.0 है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जरा देखो, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ, जरा इसका बॉन्ड लेंथ देखिए। जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ है, जस्ट ए मिनट, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 का 0.5 का है, 0.5 का डिफरेंस। और जो बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस है वो देखो जरा, आपका जो क्लोरीन है ये 3.5 नहीं है, 3.2 होता है, जस्ट ए मिनट, दिस इज 3.2 और जो बॉन्ड लेंथ है इसका और बॉन्ड लेंथ इसका है, उसका डिफरेंस देखिए। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो होता है दैट इज 1.39 पिकोमीटर, 1.39 पिकोमीटर, और यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज 1.78 पिकोमीटर, 1.78 पिकोमीटर। ये आपका बॉन्ड लेंथ है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, बट बॉन्ड लेंथ किसका, इसका ज़्यादा है। और बॉन्ड लेंथ सीधे देखो 40 पिकोमीटर ज़्यादा है, ये करीब 40 होता तो करीब 80 होता ना। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, सीधे 40 पॉइंट ज़्यादा है, 0.4 पिकोमीटर। और इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कितना है, 0.8। तो 0.8 से बहुत डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आया है, बॉन्ड लेंथ डोमिनेटिंग ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो गया, L लार्जर होने की वजह से, यहाँ पे L लार्ज है और यहाँ पे लेंथ क्या है, स्मॉल है। तो हमारा जो म्यू इक्वल टू Q इंटू एल था, है ना, Q इंटू एल था, ये L क्लोरीन का क्या होता है, मैक्सिमम हो गया ना। यहाँ Cl का क्या होगा, मैक्स हो गया। तो जब क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम हो जाता है तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, बट बॉन्ड लेंथ बहुत हाई होने की वजह से हमारा जो म्यू CCl बॉन्ड होता है वो लार्जर हो जाता है और म्यू जो आपका CF बॉन्ड होता है वो स्मॉल हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से पोलैरिटी आएगी, बट इतना डिफरेंस नहीं है कि पोलैरिटी इतना बड़ा हो जाए कि बॉन्ड लेंथ का ओवर पार्ट हो जाए। तो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ डोमिनेट हो जाता है कार्बन फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और इसीलिए आपका कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जो होता है बड़ा होते हुए भी इसका डाइपोल ज्यादा हो जाता है। ये एक्सप्लेनेशन है कि कार्बन CCl बॉन्ड हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन CF बॉन्ड बिकॉज इन CCl बॉन्ड and CF bond electronegativity difference is small but bond length difference is very high and bond length dominating over electronegativity। बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या होता है, डोमिनेट करता है, जिससे डाइपोल बढ़ जाता है। तो आप ये वाला बात याद रखिएगा। मतलब ये हो गया। अब ऑर्डर जो लगाना है हमको, तो ऑर्डर ये लगेगा, CH3Cl का बॉन्ड लेंथ CH3F से ज्यादा होगा और उसके बाद CBr3 का CH3Br का होगा एंड देन उसके बाद CH3I का होगा। ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड में F को पहले होना था बट नहीं होगा, अब ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जब मोनो हेलोजन लगा होगा तब, ठीक है। जब मोनो हेलोजन लगा होगा तो आप ये वाला ट्रेंड फॉलो करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है। बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली होता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है, अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग, फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग म्यू, ठीक है। इसमें म्यू का घटता हुआ क्रम लगाना है आपको, फिर से म्यू का घटता हुआ क्रम लगाना है। आपके पास ऑप्शंस हैं क्या क्या, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, चारों ऑप्शन देख लीजिए आप सभी लोग। पहला है आपका CBr3, CBr4 1 हो गया, दूसरा CHBr3
तीसरा CH2Br2 और चौथा CH3Br। नाउ आपके पास इन चार ऑप्शंस को लगाने का मौका है डिक्रीजिंग डायपोल मोमेंट ऑर्डर में, ठीक है। इन चारों को म्यू के घटते हुए क्रम में लगाइए सभी लोग 1 by 1, और पहले लगा लो फिर मैं इसको बताऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। सभी लोग लगा के और मुझे बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं आंसर चेक कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। किसका ज्यादा होगा और क्यों होगा? बताया जाए, क्या लग रहा है आप लोगों को किसका ज्यादा होना चाहिए? इसका जो करेक्ट ऑर्डर होता है मैं बताता हूं, आप सभी लोग जो भी समझ में आया आपको। ये है आपका सबसे ज्यादा चौथे का है, एक्सप्लेन पूरा करूंगा, फिर तीसरे का, फिर दूसरे का, फिर पहले का, ठीक है। इसका तो म्यू 0 हो जाएगा, सिमेट्रिकल है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैसे हुआ। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ जाओगे आपको आंसर आ जाएगा। ये सारे का स्ट्रक्चर बनाता हूं, डायपोल का डायरेक्शन दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे हुआ। जरा देखो सभी लोग ध्यान से, सबसे पहले देखो तो जरा, ये CBr4 जो था वो सिमेट्रिकल है ना। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल का डायपोल क्या होता है? 0 होता है। तो जो आपका CBr4 था उसका तो पक्का 0 होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो आपका CBr4 है उसका तो डायपोल 0 ही होना है ना। क्यों 0 होना है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायपोल का डायरेक्शन शो करेंगे तो आपको पता है फुल्ली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ये डायपोल इधर जाता, ये इधर जाता, ये इधर जाता और ये इधर, सब कैंसिल आउट हो जाते और यहाँ पे म्यू बराबर क्या आता? 0 आता, क्योंकि कंप्लीटली सिमेट्रिकल था। जैसे CCl4 था वैसे ये भी था, तो इसका तो 0 होता, ये तो तय था इसका 0 ही होता, हो गया 0, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। नाउ वी हैव सेकेंड सिस्टम। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये एक H है और 3 Br है ना, एक H है और 3 Br है। इस केस में आपको क्या देखने मिलेगा? डायपोल ज्यादा होगा क्योंकि हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ मूव करेगा, फिर कार्बन से ब्रोमीन की तरफ, इसकी तरफ और इसकी तरफ। अब देखो इन सभी ब्रोमीन के बीच में क्या है? सर्टेन बॉन्ड एंगल है कि नहीं है? कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल है कि नहीं है? देख लो अच्छे से सभी लोग। इसमें आपका एक H है ना, जो किसी ना किसी ब्रोमीन के बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? अपोज करेगा। जो H इधर जा रहा है इसको क्या, इसके साथ तो पैरेलल हो जाएगा, बट इन दोनों को क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा ना। तो जब इन दोनों को अपोज करेगा तो स्लाइटली क्या होगा? डायपोल घटेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल जो देख रहे हो यहाँ पे डायपोल डायरेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल पे होगा, तो जो अपोज करेगा, और इसके लिए देखेंगे तो पैरेलल हो गया, इसके साथ क्या हो गया? HBr का पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे देखो द रिजल्टेंट ऑफ 2 CBr क्या है? 2 CBr डायपोल इज अपोज्ड बाय रिजल्टेंट CH। इसका और इसका जो आपका Br का दिख रहा है डायपोल, ये CH के थ्रू क्या होगा? अपोज किया जाएगा। यहाँ पे इसको अपोज करके थोड़ा ना थोड़ा यहाँ पर डायपोल को क्या करेगा? कम करेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो मॉलिक्यूल को, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना के आपको बता सकते हैं कि डायपोल कैसे अपोज हो रहा है। देखिए ये ऐसे कह सकते हैं हम लोग, Br H Br और Br, है ना। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि किसी के पैरेलल हो जाएगा, ये इसके क्या होगा? लगभग पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, बट इसको कुछ ना कुछ अपोज करेगा और इसको कुछ ना कुछ अपोज करेगा। तो दिस टू Br फेस अपोजिशन बाय H, बट दिस Br नथिंग अपोज, इसके साथ पैरेलल हो गया। तो दो अपोज करेगा तो म्यू घटता है, और इसके म्यू की जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1.01 डिवाइड, इतना आता है इस केस में। दूसरे वाले में आइए तीसरे वाले में चलते हैं।
तो तीसरे वाले हमारे पास क्या होता है कि दो हैलोजन है ना, Br H और एक और H यहाँ पे है, ठीक। ये आपके पास हो गया 2Br केस। अब अगर इस केस में हम बात कर लें तो इस केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2CBr डाइपोल मोमेंट इज रेनफोर्स्ड बाय 2 कार्बन। इसका मूवमेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनता है, गलत बना दो, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर सही से बना दो, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, दिस Br एंड Br और यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये स्ट्रक्चर है इसका। अब अगर हम इस केस की बात करें, इस Br इस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की बात करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो 2 Br है वो 2 H, ये वाला H जो करेगा वो इस Br के लिए डोनेट कर रहा होगा और ये जो H करेगा वो इस Br के लिए दे रहा होगा। तो आप देखोगे कि दोनों डाइपोल क्या हो रहे हैं, ये इसके लिए ऐड हो जाएगा और ये इसके लिए ऐड हो जाएगा, है ना, ऐसे नीचे के लिए। तो हमें क्या मिलेगा कि वी आर फेसिंग कि मोर डाइपोल इज ऑब्जर्व इन दिस केस बिकॉज 2 हाइड्रोजन सपोर्टिंग 2 CBr ब्रोमाइड्स, 2 कार्बन ब्रोमीड को क्या कर रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन सपोर्ट कर रहे हैं। तो सारा डाइपोल क्या हो रहा है, एक ही साइड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो डाइपोल ऑब्जर्व होता है दैट इज म्यू इक्वल टू 1.52 डिवाई, यहाँ पे आपको 1.52 डिवाई का डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व होगा बिकॉज दीज 2 हाइड्रोजन सपोजिंग दीज 2 या रेनफोर्सिंग कर सकते हो, उनको सपोर्ट दे रहा है डाइपोल बढ़ाने में, इसलिए वहाँ पर डाइपोल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। और अगर हम आखिरी वाले में बात कर लें, सबसे लास्ट वाले में, तो सबसे लास्ट वाले में देखो ये आपके पास एक ही Br है ना, इसमें सभी हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसी को सपोर्ट करते हैं, ऑल हाइड्रोजन सपोर्टिंग, ठीक है। और ऐसे भी आपको पता है 3 ग्रुप एक जैसा है, एक साइड डोनेट कर रहा है तो ये एक साइड डोनेट करेगा, ये पूरा एक साइड, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, ब्रोमाइड के साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा ब्रोमाइड के साइड शिफ्ट हो जाएगा, आप इसको ऐसे बना सकते हो, स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को Br, ये H, ये H और ये H, ज़्यादा अच्छा आपको इस स्ट्रक्चर में समझ आएगा। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इधर की तरफ जाएगा, ये भी इसको दे रहा है डाइपोल, ये भी इसको डाइपोल, तो पूरा डाइपोल देखो दूसरे स्ट्रक्चर से, इससे बेटर आपको इसमें समझ में आएगा। तीनों हाइड्रोजन क्या करें, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सिंगल वाले के ऊपर रख दिया 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, Br को सपोर्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम जो डाइपोल ऑब्जर्व होगा वो आखिरी वाले में होगा। तो एक हाइड्रोजन है तभी उसमें डाइपोल ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑल दिस 3 हाइड्रोजन reinforcing this Br to increase their dipole। तो आपका सबसे ज़्यादा डाइपोल इसी केस में मिलेगा, लास्ट वाले में, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बात था, पूरा डाइपोल के बारे में कंप्लीट हो गया। डाइपोल मोमेंट का जो हमारा 2 पार्ट था, पहला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका था, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम आपको इस पर क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, वेट करिए, मैं सारा क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ताकि सब कुछ क्या हो, अच्छे से क्लियर रहे। सो जस्ट वेट, हम लोग बहुत जल्दी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। सो आप लोग सभी लोग लेक्चर को लाइक, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो सभी को पढ़ना जरूरी है और सबको मजा आएगा, सबके काम का होगा। सो टुडे वी आर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर हियर। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।